दूरदर्शन हिसार के सभी दर्शकों को रामफल भाई की नमस्कार। हमारा आज का विषय है किसानों की आय कैसे बढ़ाएं। इसमें भाग लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार चहल। आप विस्तार विशेषज्ञ हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में, और डॉक्टर दिव्या, आप पौध प्रजनन विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में वैज्ञानिक हैं। अगर हम देखें, कृषि एक लगातार प्रगतिशील पथ पर चल रही है और इसकी शुरुआत से देखें तो धार्मिक दृष्टि से इसकी शुरुआत हुई थी। हमारी जब से स्थायी रहने की एक जगह बनी, निर्धारित हुई हमारे निवास, उसके साथ साथ महिलाओं ने कुछ दाने उगाने शुरू किए। धान से उसकी शुरुआत मानी जाती है, चावल से, इसलिए हर मौके पर सबसे पहले हम चावल की पूजा करते हैं। धीरे धीरे दूसरे अनाज विकसित हुए, वो ज्वार भी थी, बाजरा भी था, और उसके बाद गेहूँ और चना। आज अगर हम देखें, पूरी तरह से कृषि एक व्यावसायिक रूप में हमारे सामने है, और इस धार्मिक अवस्था से लेके और व्यावसायिक अवस्था तक का अगर सफ़र है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो हमारी नई विकसित किस्मों की भी है। डॉक्टर दिव्या जी, आप गेहूं प्रजनक हैं, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो किसानों की आय बढ़ाने में जो नई किस्में हैं उनका क्या योगदान हो सकता है। मैं बताना चाहूँगी, हमारे किसान भाई अच्छी किस्मों का प्रयोग करके अच्छी पैदावार पा सकते हैं। अलग अलग समय के लिए अलग अलग किस्में विकसित की गई हैं। अगर अगेती बिजाई है, कम खाद पानी है, तो उसके लिए अलग अलग किस्में हैं, जैसे WH1080, WH 1142। इसी तरीके से अगर समय की बिजाई है, खाद पानी आप भरपूर मात्रा में दे सकते हैं, उसके लिए किस्में जैसे कि WH 1105, HD 3086 आदि का प्रयोग करें। पछेती बिजाई के लिए हमारे किसान भाई WH 1124 जैसी उन्नत किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। अब क्योंकि क्षेत्रफल हम बढ़ा नहीं सकते, तो हम कैसे पैदावार बढ़ाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई हर किस्म के अनुसार पानी, जितनी उस किस्म की जो भी ज़रूरत है, उसके हिसाब से खाद पानी आदि का सही समय पे प्रयोग करें। यानी कि हम किस्मों के साथ साथ जो कम लागत में पैदावार दे सकें वो किस्में भी चुनते हैं, जो रोग रोधी हों उनका भी ध्यान रखते हैं, और कम खाद पानी में जो अच्छी पैदावार दे सकें उनका भी विकास करते हैं। लेकिन ये जो सारी तकनीकी जानकारी है, ये बहुत सरल दिखती है, लेकिन वास्तव में इसको अपनाने तक का जो सफ़र है, एक वैज्ञानिक से लेके प्रयोगशाला से लेके खेत तक, वो बहुत लंबा है, और उसमें कहीं ना कहीं बीच में चूक जाती है। डॉक्टर प्रदीप कुमार चहल जी, आप बताइए कि जो विस्तार शिक्षा निदेशालय आपका, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से या वैज्ञानिक सीधे संपर्क में आते हैं किसानों से, उनकी क्या भूमिका रहती है किसानों की आय बढ़ाने में। रामफल जी, पहले तो आज का जो विषय है किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा विषय चुना गया है कि किसान की आय कैसे बढ़े। डॉक्टर दिव्या ने जैसे बताया कि गेहूं का सीजन है, गेहूं की बिजाई हो चुकी है या चल रही है, ये भी एक वैज्ञानिक तरीका है। देखिए, हम खाली उत्पादकता नहीं बढ़ा सकते। हमने मेन है जो हमारा है वो लागत कम करना। अगर हमारी पैदावार की लागत कम होगी तो नेचुरल है कि आय बढ़ेगी। और वो किस तरीके से हो, ये बड़ा पेचीदा सा प्रश्न बन के रह गया है, क्योंकि किसान भाई चाहते हुए भी वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब वो अज्ञानता लगा लें या हमारे वैज्ञानिक वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप जो हमारा विस्तार शिक्षा निदेशालय है वो किसानों को, जैसे जब भी कभी रबी की बिजाई है या खरीफ की बिजाई है, उस समय पे किसानों को बहुत सचेत करता है कि आप वैज्ञानिक तरीका अपनाएं, जिससे आपकी लागत में कमी आएगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, और आपको पैदावार निश्चित रूप से बढ़ेगी। आपकी किसान की जो मेहनत है, मेहनत पूरी कर रहा है अब भी, लेकिन उसको एक सही तरीका, सही ढंग देने की ज़रूरत है। आप पानी का प्रबंधन अच्छे से करेंगे तो आपकी उत्पादन बढ़ेगा और लागत कम होगी। दवाइयों का छिड़काव किसान भाई देख देख के करते हैं, वो ना करें। समय पर ज़रूरत है, जो आपकी फसल में वाकई कोई कीड़ा है या कोई बीमारी है, उसी वक्त आप स्प्रे करें। अब उर्वरक है, किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग करता है, रासायनिक उर्वरकों का, उसकी भी ज़रूरत नहीं है समय पे। अब कई बार हम भी जब खेत में जाते हैं रामफल जी, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि किसान भाइयों ने खाद डाल दिया, बोले जी मैंने 25 किलो यूरिया डाल दिया, DAP डाल दिया। अब हमारे वैज्ञानिक बार बार ये कहते हैं कि आपने DAP बिजाई के टाइम डालना है,
किसान भाई बाद में भी छिड़काव करते हैं। तो आप समझिए जिस उर्वरक का फसल को फायदा ही नहीं मिला उसको छिड़कने का क्या फायदा है। इसी तरीके से जो एक अहम मुद्दा है बीज उपचार, हम इसको बड़े अच्छे तरीके से किसान भाइयों को बताने की कोशिश करते हैं कि बीमारियों का प्रकोप, बीमारी खेत में आने के बाद आप स्प्रे करते हैं वो 1-2-4% तक तो कंट्रोल हो जाता है। बीज उपचार में आपकी लागत भी कम है, खर्चा भी कम है। बाद में अगर उसी दवाई का स्प्रे करेंगे तो आपका 2 से 2,500 रुपये तक का खर्चा आ जाता है, और बीज उपचार में आपका 100 से 150 रुपये तक का खर्चा आता है। अगर हम सही तरीके से बीज उपचार करेंगे तो आप मानिए कि आपका उत्पादन बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से वृद्धि होगी जब आपका खर्चा कम होगा। इसमें डॉक्टर साहब एक बात और देखने में आती है कि हम लगातार वही फसलें लेते जा रहे हैं और उसमें एक लिमिट है हर चीज़ की। गेहूँ हम कितना ले सकते हैं 50 से 60 मन, धान हम कितना ले सकते हैं 60 से 70 मन। तो फसलों में बदलाव करके विविधीकरण जिसको कहेंगे, उसका क्या महत्व है किसानों की आय बढ़ाने में? हाँ रामफल जी, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आज भी किसान, जैसे आपने प्राचीनता से आपने शुरू किया कि हमारे घरों में थोड़े दाने या अनाज उगाया जाता था, उसी को फिर अनाज के रूप में या खाने के रूप में प्रयोग करने लगे। तो इसी के चलते हुए आप ये देखिए कि किस तरीके से हम अनाज को पैदा करते हैं और कितना पैदा करते हैं और इसको कहाँ तक हमने लेके जाना है। प्राचीनता से हम एक ही फसल चक्कर के ऊपर आ रहे हैं और आज समय की मांग है। जैसे हमारी हरियाणा सरकार भी किसानों के प्रेरित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को बार बार ये कहते हैं कि आप ये फसल चक्कर तोड़वाओ। किसान की कुछ मजबूरियाँ हैं, हाँ फसल चक्कर तो टूट जाएगा, उसके साथ साथ उसको बहुत सारी ऐसी तरीके बताने पड़ेंगे जिससे कि वो उसका आय का साधन एक फसल से दूसरी फसल पे शिफ्ट हो जाए। अब बहुत से किसान ऐसे हैं, हमारा एक एरिया स्पेसिफिक चल रहा है फसलों को उगाने के लिए। जैसे हमारा धान का एरिया है, धान का सारा हमारा जो उत्तरी हरियाणा है सारा धान के ऊपर है। अब वहाँ भी फसल चक्कर अपनाना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए कि जोत घटती जा रही है और औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है। अब जैसे पहले जब प्राचीन था तो किसानों के पास बहुत ज़मीन होती थी, उगा लिया, जितना भी उग गया खाने में बाकी उसमें चला जाता था। आज का समय है कि कम जोत में कम क्षेत्रफल में अधिक उपज लेना। अब ये भी जैसा आपने विचार विमर्श किया कि अब उत्पादन तो नहीं बढ़ सकता, तो उसके लिए हमने फसल चक्कर तो अपनाना ही अपनाना पड़ेगा। और साथ में एक और कंसेप्ट आ गया है कि समन्वित कृषि प्रणाली। ये क्या है समन्वित कृषि प्रणाली? हाँ, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, यानी कि इंटीग्रेशन, जुड़ाव, एक फसल के साथ दूसरी फसलों का जुड़ाव। जैसे बागवानी की है हमारी, या और ऐसे जो छोटे छोटे हमारे एंटरप्राइज बोलेंगे हम उनको, जैसे मुर्गी पालन, खुम्ब उत्पादन और बागवानी है, वानिकी है, बहुत सी ऐसे घटते जोत के क्षेत्रफल में भी हम ये इन दूसरी फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। यानी कि जैसे केवल गेहूं और धान पर निर्भर ना रह के हम कुछ इलाके में सब्जी लगा लें, कुछ में बागवानी कर लें, मुर्गी पालन उसके साथ में किया जा सकता है, मधुमक्खी उसी क्षेत्र में पाली जा सकती है, बक्से रख के मशरूम वहीं पर उगाई जा सकती है। और इसके बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण पिछले दिनों किसान भाइयों का, जैसे किसान मेला है और दूसरी चीज़ें आयोजित होती हैं, तो उसमें इस तरह की चीज़ों को अगर हम देखें कुल मिला के केवल फसलों पे ना रह के जो दूसरे आयाम है कृषि में, जो नए आयाम जोड़ने में, उनके ऊपर तवज्जो दी जाए, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल रामफल जी, इसके ऊपर तो हमारा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो सस्य विज्ञान विभाग है उसके अंदर एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अप्रोच का स्पेशल एक अलग से सेक्शन बना दिया गया है। वहाँ पे हमारे हम बार बार जो हमारा विस्तार शिक्षा निदेशालय यही बताता है कि आप जो भी हमारे जिलेवार कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके वैज्ञानिकों के संपर्क में आइए, आप टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कीजिए कि जी मैं ये कार्य करना चाहता हूँ। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ एक छोटा, अगर 1, 2, 3 एकड़ तक का किसान है, वो भी समन्वित कृषि प्रणाली अपना के अपनी आय को 2 गुनी नहीं 3 गुनी 4 गुनी कर सकता है। और देखिए बड़ा सिंपल सा और साधारण सा तरीका है। हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, उसके तहत बागवानी की फसलें लगाने के लिए आपको टैंक के ऊपर भी सब्सिडी मिलती है, आपको ड्रिप पे भी सब्सिडी मिलती है, आपको स्प्रिंकलर पे भी सब्सिडी मिलती है। अब आप जहां मान लो आपने 2 या 3 एकड़ में बाग भी लगा लिया अमरूद का, एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा आपको जी। आपने बाग लगा लिया तो आपको टैंक बना दिया एक पानी का। अब आपको पानी का टैंक आपके पास है,
आप उसके अंदर मछली पालन भी कर सकते हैं। देखिए आपका तीसरा व्यवसाय भी साथ में जुड़ जाता है। मछली पालन आप कर रहे हैं, मछली पालन से ले रहे हैं आप, दूसरा आप बागवानी की फसलों से 3-4 साल में आपका अमरूद का बाग तैयार हो जाता है। उसके दौरान आप उसी खेत के अंदर आप अपनी गेहूं की फसलें भी ले सकते हैं जो आपको खाने के लिए चाहिए, और आपकी आय निश्चित रूप से 4 से 5 गुना। ऐसे हमारे पास बहुत से किसानों के उदाहरण हैं जो कि इस तरीके से 3 से 4 एकड़ के अंदर भी 6 से 8 लाख रुपया सालाना की कमाई कर रहे हैं। अब आपका जैसे बाग बन गया, बाग में आपका टैंक बन गया, टैंक के लिए आपको सब्सिडी मिल गई, उसमें आपने मछली पालन भी शुरू कर दिया। मछली पालन के साथ साथ आपके पास 1-2, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसान भाई के पास पशु भी होते हैं, भैंस या गाय, उसके लिए चारा भी चाहिए। अब आपका इतना सारा सिस्टम जुड़ जाता है। अगर 4 भैंसें हैं तो आपका बायोगैस प्लांट भी लग जाता है, आपका खाद पानी का खर्चा भी यहाँ से कम हो जाता है। अब ये तरीके अपना के किसान भाइयों को, और मैं ज़्यादा नहीं कहता, 2, 4, 5 साल में आपको पानी का प्रबंधन तो करना ही करना पड़ेगा। और ये बहुत सारी ऐसी विधियां हैं, तरीके हैं। बेड प्लांटिंग मेथड है, जैसे गेहूं की बात कर रहे थे आप, गेहूं को बेड प्लांटिंग मेथड में हमने बहुत सारे ऐसे हम प्रदर्शनी प्लाट लगाते हैं। किसान भाई वहाँ जाके देख के, बहुत से गांव ऐसे जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने गोद लिए हुए हैं, वहाँ पे इस तरीके की विधियां हम संचालित करवा रहे हैं। किसान भाई बड़े जोर से अपना रहे हैं, और 1, 2, 4, 5 हम प्रदर्शनी प्लाट लगा के आज सैकड़ों किसान उस चीज़ को अपना के अपने पानी की बचत कर रहे हैं। लेवलिंग करवा रहे हैं, लेवलिंग से पानी की बचत होती है, तो पानी का खर्चा, क्योंकि समय पर पानी कई बार नहीं मिल पाता किसान को, तो ट्यूबवेल चलाना पड़ता है जिसमें डीजल का खर्चा बढ़ता है, तो वो खर्चा हम भी इस तरीके से कम कर सकते हैं। इसमें एक बात आपने कही कि खर्चा कम कर सकते हैं, यानी कि हम कहते हैं बिजली की बचत है, वो बिजली पैदा करने जैसा ही काम है। इसी तरह से कृषि में अगर हम लागत को कम कर लेंगे तो इसका मतलब पैदावार में जो है हमारा इजाफा होगा, जो हमारे नेट इनकम है वो बढ़ेगी, कुल जो आमदनी वो हमारी बढ़ेगी। डॉक्टर दिव्या जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जैसे फसलों की किस्मों की आपने बात की, और क्या इसमें जोड़ा जा सकता है? भाई क्या ध्यान रखते हैं आप किस्में उत्पादन करते हुए, नई किस्में पैदा करते हुए? भाई खाद का खर्चा कम हो, पानी का खर्चा कम हो, या उसमें रोगरोधी क्षमता ज़्यादा हो, किन किन मुद्दों पर ज़्यादा तवज्जो दी जा सकती है? जैसे किसान भाई अच्छी किस्मों का प्रयोग करें, जो जिस समय के लिए विकसित की गई हैं उन्हीं किस्मों का प्रयोग करें। दूसरा ये कि जैसे पानी है, पहला पानी बिजाई के बाद 22वें दिन पे है देना होता है, तो उसी हिसाब से दे। खाद, पानी, रसायन, ये चीज़ें अगर हमारे किसान भाई इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो भी लागत काफ़ी कम हो जाएगी। जैसे कम खाद पानी की जो फसलें हैं उनके तकरीबन कद बढ़ते हैं, तो उन किस्मों को उसी सेक्शन में रखें। अगर समय पे बिजाई की बात करें हम, और हमारे किसी किसान भाई के पास पानी काफ़ी मात्रा में है, वो 5 से 6 पानी दे सकता है, तो वो ऐसी किस्में प्रयोग करे जो समय की बिजाई के लिए ही दी गई हैं। जैसे कि खाद पानी का ही है, अगर हमारी समय पे बिजाई वाली किस्मों की जगह अगर हमारी अगेती वाली किस्में किसान भाई प्रयोग कर लेंगे और उनको ज़्यादा खाद दे देंगे, तो क्या होगा, उनका कद बढ़ेगा और वो गिर जाएंगी। तो ये ज़रूरी है कि किस्मों का चुनाव अपनी ज़मीन, अपने खाद पानी की व्यवस्था को देखकर करें, और उस तरह से फिर लागत को कम किया जा सकता है। लागत को भी कम कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, जो एक फार्मर फर्स्ट योजना जो चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा चलाई गई है, क्या इसका वास्तविक इसका मकसद क्या था और किस तरह से किसानों की आय बढ़ाने में कामयाब रही? हाँ रामफल जी, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है, और उसके लिए हरियाणा के अंदर 2-3 जगह चुनी गई, जिसमें से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भी है। और ये किसान प्रथम योजना, इसके अंदर यही सबसे पहला जो इसका था कि हमने प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, और दूसरा किसान की लागत कम करनी है, और इन दोनों को मिला के ही हमने किसान की आय बढ़ानी है। और रामफल जी, ये आप आज हमारे हिसार जिले में क्या नाम है, बूरे और हरिता 2 गांव हैं जहां पे ये प्रोग्राम चल रहा है। और वहीं के ही मैं आपको बताऊं कि जो हमने पानी प्रबंधन के ऊपर जो किसान की लागत घटाने के लिए की, एक तो सीधी बिजाई गेहूं की जी,
वो उसमें किसान बड़ी रुचि दिखा रहे हैं। और दूसरा फसल अवशेष प्रबंधन, जो कि आज हरियाणा सरकार और हमारी भारत सरकार का जो मुख्य मुद्दा है कि फसल अवशेष प्रबंधन, तो ये भी एक आय बढ़ाने का सीधा सीधा तरीका है, जो कि हमारे किसान भाइयों को कई बार समझ में नहीं आता कि हम फसलों का न काटेंगे, काटने की लेबर खत्म होती है, बिजाई की आपका ट्रैक्टर कम चलेगा, आपको जोत कम करनी पड़ेगी। और तीसरा, जो फसल अवशेष पिछली फसल के थे वही खेत में मिलाने से आपका ऑर्गेनिक कार्बन, मैटर, खाद, वो सारी की सारी आपकी ज़मीन की स्वास्थ्य सुधरेगा। देखिए ये सारी चीज़ें मिला के जो हमारा फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम है वो इन 2 गाँवों में चलाया जा रहा है। और दोनों गाँव के किसान, अगर हम 6 किसानों को हमारे प्रदर्शनी प्लाट देते हैं तो आगे से करीबन 600 के आसपास हमारे किसान बढ़ चुके हैं इस दिशा में, जो कि बेड प्लांटिंग मेथड से, जो कि गेहूं की बेड के ऊपर बिजाई करना। बड़ा अजीब सा लगता है, किसान कहते हैं जी ये तो कैसे होगी, पानी कैसे आएगा। भाई एक तो आप एक चैनल से पानी दे रहे हो और जो 1 मीटर की बेड बनाई है उसके बावजूद आप पानी दे रहे हो, तो 1 मीटर की बेड आप कैलकुलेट कर सकते हो तो आपके पानी की कितनी बचत हुई है। ज़मीन को समतल करने के लिए लेज़र लेवलर है, लेज़र लेवलर से अकेले से ही आपकी 15 से 20% पानी की बचत हो जाती है। तो किसान भाइयों को इस दिशा में जागरूक करने के लिए आसपास के किसान भी, और हम दूसरा कि जो उन गाँवों के किसान हैं उनका हम एक भ्रमण भी करवाते हैं अंतर्राज्यीय, जैसे कि राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए वहाँ के किसान क्या क्या प्रणालियाँ अपनाते हैं, वो सारे तौर तरीके हम किसानों को दिखाते हैं, ताकि किसान भाई उन तरीकों को अपना के इस फार्मर फर्स्ट परियोजना के तहत कि अपनी आय बढ़ाएं, आय को दोगुनी करें और अपनी लागत और खर्चा कम करें। कृषि और पशुपालन दोनों एक चोली दामन का साथ हम कह सकते हैं, और सदियों से ये चलता है, चलता भी रहना चाहिए ये, क्योंकि जैसे आपने कहा कि उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, डॉक्टर दिव्या ने भी बताया कि असली किस्में वो हैं जो कम खाद पानी में अच्छी पैदावार दे के आय बढ़ाएं। और अगर हम पशुओं के गोबर, पशुओं के पेशाब, खासतौर से गौमूत्र, इनका इस्तेमाल अपनी खेती में करते हैं केचुआ खाद के माध्यम से, बायोगैस प्लांट के माध्यम से, तो एक तो ज़मीन की जो भौतिक दशा है हमारी वो सही रहेगी, जो भरभरापन है ज़मीन के अंदर वो रहेगा, पानी को जज़ब करने की जो क्षमता है वो जो की तो रहेगी, और हमारे बैंक के खाते की तरह से है ज़मीन, तो कि जितना पैसा हम जमा रखेंगे वो अगली पीढ़ियों को काम आता है। इसी तरह से ज़मीन को अगर हम सही दिशा देंगे, सही उसकी नड़ाई गुड़ाई और उसके अंदर खाद पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है। लगातार हमने नाइट्रोजन वाली खादों का भरपूर इस्तेमाल करके, बल्कि एक उसकी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया तो ज़मीनें ख़राब होने लगी, कलर और रेई की समस्या आ गई, पानी ना खड़ा होने की समस्या आ गई। तो वो अगर हम ध्यान रखें तो पशुपालन भी क्या इसमें एक अहम योगदान दे सकता है साथ में? बिल्कुल, आपने ये जो समन्वित कृषि प्रणाली का जो मैं चर्चा कर रहे थे हम किसान भाइयों के साथ, तो उसमें पशुपालन भी एक अहम मुद्दा है। खेती और पशु ये दोनों किसान के लिए अहम चीज़ें हैं, और पशुपालन जो किसान खेती कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके पास 1 या 2 भैंस या 2 से ज़्यादा भी मिलेंगी। और इसी में जो फार्मर फर्स्ट का अभी हम जिक्र कर रहे थे रामपाल जी, तो उसमें हमने जो 6 या 7 मॉड्यूल, जो 6 या 7 विषय हमने रखे हुए हैं, उसमें एक पशुपालन का भी है। उसमें अहम मुद्दा ये था कि भाई पशुओं का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखा जाए। तो उसमें जो खनिज मिश्रण है हमारा, जो लाला लाजपत राय, जो हमारे जो साथ के विश्वविद्यालय है, दूसरा जो पशुओं का विश्वविद्यालय है, वहाँ के वैज्ञानिक हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो पशुओं का अहम योगदान ये है कि अगर हम 4 पशु 5 पशु, उसके हिसाब से कि कितना गोबर हमें रोज़ाना मिल सकता है, कि बायोगैस का बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो किसान को अपनाना चाहिए। जिस किसान के पास भी इतना एरिया है उसको बायोगैस को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। गोबर आपका प्रयोग होगा, गोबर से जो खाद बनेगी, जो सलरी निकलेगी उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि खरपतवार नहीं होगी, कि वो इस हद तक, इस टेम्परेचर पे वो सड़ जाता है कि गारंटीड उसकी जो सलरी हम खेत में डालेंगे तो खरपतवार, जो भी खरपतवार पशु ने खाए हैं जो गोबर में आते हैं, वो एज सच खेत में डालने से हमारे खरपतवार इतने बढ़ जाते हैं, वो खरपतवार नहीं होंगे। दूसरा, आपको एनर्जी मिलेगी, लाइट मिलेगी, आपको गैस मिलेगी, और खर्चा कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर सब्सिडी भी सरकार देती है जो भी। तो मेरा पुनः मैं जो किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र आपके ज़िले के आसपास
हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है। हरियाणा में 23 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कई जिलों में तो 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। आपका कृषि विभाग है, इनके अधिकारियों से, कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क साधने की कोशिश करें। इनके संपर्क में आने से निसंदेह बहुत सारी ऐसी कई बार चीज़ें होती हैं रामफल जी, जो किसान वैज्ञानिक विधि कई बार नहीं अपना पाता, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के पास उनके अल्टरनेट साधन भी मिलेंगे। कई बार किसान कहता है जी ये तो मैं नहीं कर सकता, भाई ये नहीं कर सकता तो उसका दूसरा उपाय भी है जो किसान को नहीं पता है। तो मेरी किसान भाइयों से यही अपील है कि अपने विश्वविद्यालय के संपर्क में रहें। बहुत सी ऐसी योजनाएं किसानों के लिए चला रखें, किसान सीधे बात कर सकते हैं वैज्ञानिकों से। हरियाणा खेती है एक, जिसमें उसमें हर महीने जो भी क्रियाएं आपकी अगले महीने होनी है वो सारी की सारी उसमें आती हैं। पढ़ने की रुचि रखें। देखिए अब किसान को जागरूक होना पड़ेगा। और अब मोबाइल का ज़माना है, तो क्या मोबाइल से भी लाभ उठाया जा सकता है? बिल्कुल उठाया जा सकता है रामफल जी, ये बहुत ही अच्छा वो है। हमारा जो लाला लाजपत राय है विश्वविद्यालय, हमारे कृषि विश्वविद्यालय के साथ है, वहाँ के वैज्ञानिक भी, किसी पशु को बीमारी होगी, कई बार क्या होता है कि थन सूज जाता है कोई, तो वो भागते हैं। भागने की ज़रूरत नहीं है, आप थनों का या उस पशु का फोटो खींचिए और हमारे वैज्ञानिक हैं, यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, हमारे कृषि के, ऐसी इसी तरीके से फसलों का आप कोई बीमारी या फोटो खींचिए, किसानों से, अपने वैज्ञानिकों से संपर्क कीजिए, कृषि वैज्ञानिकों से, वो अपने आप ही बता देंगे आपको। जो आप फोटो भेज दीजिए, तुरंत निदान हो जाएगा आपका समय आप पे। फोटो भेज दें या वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक हमने देखा है ज़्यादातर इस तरह के हैं कि कहीं भी हों वो किसानों को। आज एक बात थी कि किसी किसान ने शकरकंदी उगाई थी और उसको पता नहीं था, नाड़ दबाते चले गए इस उसमें कि भाई नाड़ आगे तक दबते जाएंगे तो वहाँ जड़ें मोटी हो जाएंगी, लेकिन वो शकरकंदियाँ नहीं बैठी। आज अध्यक्ष महोदय से बात की तो उन्होंने बताया भाई इसको नाड़ को दबाना नहीं बल्कि उलटना है, एक ही जगह जड़ हो। छोटी छोटी बातें हैं ये इस तरह की, वो अगर हम ध्यान में रखेंगे। खाद देना है, नाइट्रोजन खाद से पौधे की बढ़वार होती है, ये विज्ञान है, लेकिन कब और कितना देना है ये टेक्नोलॉजी है। तो विज्ञान और तकनीक दोनों का लाभ हम उठाएं और इसके साथ साथ एक ही फसल चक्कर में ना पड़ के हम विविधीकरण अपनाएं, हम पानी की बचत करें और इसके साथ साथ जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री द्वारा जो चलाई गई योजनाएं, उनका लाभ उठाएं। और उसमें किसान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उतना ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क रखें, उतना ही कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं, कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं या दूसरी जो संस्थाएं हैं, सहकारी संस्थाएं, उनके माध्यम से सभी चीज़ें जो आजकल बदलाव आती जा रही हैं, चाहे वो डॉक्टर दिव्या ने बताया किस्मों की बात हो, चाहे खाद के इस्तेमाल की बात हो, कम पानी के इस्तेमाल की बात हो। सोलर ऊर्जा एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है कि आजकल प्लेट्स आती हैं और वो ट्यूबवेल भी चलाती हैं, आपकी रोशनी भी करती हैं। इसी तरह से बायोगैस प्लांट की बात है, केचुआ खाद की बात है। तो विभिन्न क्षेत्रों के जो विभिन्न आयाम हैं, टेक्नोलॉजी है, आधुनिक विज्ञान है, उसका लाभ उठाएं। वीडियो कॉल के माध्यम से हम जो बीमारी है पशु की, जैसे थन की बात की, वो साइंटिस्ट को हम दिखा सकते हैं जी पशु इस अवस्था में है, ये उसके लक्षण है। वैज्ञानिक आपको दवाइयाँ बता देंगे। फसल को भी दिखाया जा सकता है और उसमें चाहे नाइट्रोजन की कमी है, जिंक की कमी है या दूसरी चीज़ कोई कमी है तो वो भी दूर की जा सकती है। आजकल उस टेक्नोलॉजी का, विज्ञान का और जो आधुनिक तकनीक है हमारे पास, वीडियो कॉल और मोबाइल, उसका लाभ भी उठाया जा सकता है। इन बातों को अगर हम समन्वित तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो किसानों की आय निसंदेह कई गुना बढ़ सकती है, बशर्ते कि हम थोड़ा सा उसको संतुलित मात्रा में उपयोग करें और उसका पूर्ण लाभ उठाएं। डॉक्टर प्रदीप कुमार चहल जी और डॉक्टर दिव्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।